हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। तो हम लोग जो है बीए थर्ड ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत फर्स्ट पेपर में, जिसका टाइटल है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पश्चात राजनीतिक विचारक, उसमें हम पहला पश्चात राजनीतिक विचारक पढ़ रहे थे प्लेटो। अभी तक हम लोगों ने प्लेटो का जीवन परिचय, उसकी रचनाएं और उसके न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो हमने प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको आप लोग ज़रूर देख लें। और प्लेटो के बारे में कम से कम इतनी जानकारी तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जन्म कब हुआ और इसकी मृत्यु कब हुई। तो प्लेटो का जन्म होता है 428 बीसी में, या फिर ईसा पूर्व बोल लो, और इसकी जो मृत्यु होती है वो 347 बीसी या फिर ईसा पूर्व बोल लो। तो बेसिकली शिक्षा सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। शिक्षा सिद्धांत वास्तव में है क्या? यदि हम शिक्षा सिद्धांत का मतलब आसान शब्दों में समझें तो शिक्षा सिद्धांत का मतलब है कि किसी राज्य में शिक्षा देने और शिक्षा लेने का जो रूल होता है, जो नियम होते हैं, वही क्या है? शिक्षा के सिद्धांत हैं। ठीक है भाई, शिक्षा ग्रहण करने का और शिक्षा देने के जो नियम है, जो रूल्स हैं, वही शिक्षा के सिद्धांत हैं। तो विभिन्न राज्यों में अलग अलग शिक्षा सिद्धांत, अलग अलग एजुकेशन सिस्टम्स हैं। ठीक है, और बहुत सारे दार्शनिकों ने, बहुत सारे विद्वानों ने शिक्षा के सिद्धांतों को परिभाषित किया। शिक्षा के बहुत सारे सिद्धांत दिए कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। और उन्हीं में एक है प्लेटो। ये पश्चात राजनीतिक विचारक है और इसने भी अपनी तरीके से, अपने ढंग से शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसके संबंध में, ये शिक्षा के संबंध में अपने सिद्धांत देता है। तो आज इसी के सिद्धांत के बारे में हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे शिक्षा सिद्धांत का क्या मतलब है। किसी राज्य में शिक्षा देने और शिक्षा लेने के जो रूल्स और नियम होते हैं, वही शिक्षा के सिद्धांत होते हैं। सिंपल शब्दों में, आसान भाषा में समझ लीजिए। प्लेटो जो है, इसकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है रिपब्लिक। क्या है ये पुस्तक का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, रिपब्लिक। प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा को इतने विस्तार से और इतने विधिवत तरीके से प्रस्तुत करता है कि उसके संबंध में एक दार्शनिक हुआ रूसो, ये कहता है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, ये शिक्षा पर कभी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो रिपब्लिक के संबंध में रूसो कहता है कि ये राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, वरन ये शिक्षा पर लिखा गया कभी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रहा होगा, है ना, क्योंकि ये शिक्षा पर बहुत विस्तार से प्लेटो जो है अपने सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो इसका ये स्टेटमेंट भी आप लोग याद रखेंगे, ये लिखा हुआ है। यदि आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए, जब कोई स्टेटमेंट आप डाल देते किसी विद्वान द्वारा कहे गए, तो आपके जो आंसर राइटिंग है वो इफेक्टिव हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावी बन जाती है। वास्तव में प्लेटो जो है, इसने जो अपना न्याय सिद्धांत दिया था, इसके न्याय के सिद्धांत का पालन हो राज्य में, इसके लिए एक अनुकूल माहौल बनाना चाहता है, एक अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहता है। और ये अनुकूल वातावरण तैयार करने के संबंध में विचार करता है कि हमारे न्याय का पालन होने के लिए अनुकूल वातावरण तभी बन सकता है जब हम दो पॉइंटों पर फोकस करें। वो दो पॉइंट कौन कौन से हैं, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। पहला कहता है कि राज्य में जो है, प्लेटो जो है अपने न्याय सिद्धांत का पालन करवाने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना चाहता है, और माहौल बनाने के लिए दो पॉइंटों पर फोकस करता है। कहता है कि राज्य में जो है, पहली बात यह है कि जो शिक्षा होनी चाहिए, पहली बात क्या बताता है कि जो शिक्षा होनी चाहिए ये पूर्णतः राज्य के द्वारा नियंत्रित और सुनियोजित होनी चाहिए। मतलब पूरा कंट्रोल जो हो वो राज्य का हो, क्योंकि प्लेटो के समकालीन दो शिक्षा पद्धतियाँ प्रचलित थी, स्पार्टा की शिक्षा पद्धति और एथेंस की शिक्षा पद्धति। प्लेटो के अनुसार एथेंस की शिक्षा पद्धति में मूलतः यही कमी थी कि एथेंस की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें जो है शिक्षा व्यक्ति का निजी कार्य समझा जाता था, उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। तो उसी के संबंध में प्लेटो कहता है कि राज्य में न्याय का पालन तभी हो सकता है जब पहली बात राज्य में शिक्षा जो हो वो राज्य के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। ठीक है, राज्य के द्वारा क्या होनी चाहिए? नियंत्रित होनी चाहिए, पूरा कंट्रोल राज्य के हाथ में होना चाहिए। और दूसरी बात कहता है कि राज्य में साम्यवादी व्यवस्था हो। क्या होनी चाहिए? राज्य में साम्यवादी व्यवस्था होनी चाहिए।
प्लेटो कहता है कि शिक्षा जब राज्य के कंट्रोल में होगी तो राज्य के लिए एक दार्शनिक राजा मिल पाएगा। क्या मिल पाएगा? एक दार्शनिक राजा की प्राप्ति जो है वो संभव हो पाएगी और अच्छे सैनिकों की प्राप्ति संभव हो पाएगी। जब शिक्षा पूर्णतः राज्य के द्वारा नियंत्रित होगी तो राज्य के लिए दार्शनिक राजा और सैनिकों की प्राप्ति संभव हो पाएगी। दूसरे पॉइंट के संबंध में प्लेटो कहता है कि जब राज्य में साम्यवादी व्यवस्था होगी तो दार्शनिक राजा जो होगा और जो सैनिक होगा, इन दोनों का जो है अपने परिवार और धन के प्रति जो मोह है वो समाप्त हो सकेगा। क्योंकि प्लेटो का कहना है कि यदि राजा जो है वो अपने परिवार के मोह से बंधा होगा, वो धन के मोह से बंधा होगा, तो वो अच्छा शासक नहीं बन पाएगा। प्लेटो का मानना है कि जो राजा होना चाहिए उसका ना तो कोई परिवार होना चाहिए, ना तो उसका कोई अपना व्यक्तिगत धन कोष होना चाहिए। उसके पास मतलब कि ना हो तो धन का मोह होना चाहिए और ना परिवार का मोह होना चाहिए। और ये जो सैनिक है, ये सैनिक के प्रति कहता है कि ये परिवार और धन के प्रति इनका बिल्कुल मोह नहीं होना चाहिए, इवन इनका परिवार ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी ये जो है अपने कार्य का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से कुशलतापूर्वक कर पाएंगे। अगर ये परिवार के मोह में पड़ जाएंगे, कौन? दार्शनिक राजा और सैनिक, तब ये अपने काम का अच्छे से निर्वहन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहता है कि ना तो इनको परिवार के मोह में पड़ना चाहिए, ना तो इनको धन के लोभ में पड़ना चाहिए। इसीलिए राज्य में क्या करता है कि साम्यवादी व्यवस्था की विचारधारा प्रस्तुत करता है। तो एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो देखो, प्लेटो जो है अपनी पुस्तक रिपब्लिक में संरक्षक वर्ग की शिक्षा पर विशेष बल देता है और इसके संबंध में बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। ठीक है, और इसी के संबंध में रूसो कहता है कि रिपब्लिक जो है ये राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं, वरन ये शिक्षा पर लिखा गया कभी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अब प्लेटो जो है ये राज्य में इसके न्यायिक सिद्धांत का पालन हो, इसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहता है और विचार करता है कि अनुकूल वातावरण तभी तैयार हो पाएगा जब राज्य में दो एलिमेंट हों। पहला क्या है कि शिक्षा जो है वो राज्य के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, और इसका नियंत्रित होने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जब राज्य के द्वारा शिक्षा नियंत्रित होगी, राज्य के द्वारा उसका पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा, तो दार्शनिक राजा की प्राप्ति हो सकेगी और सैनिक वर्ग की प्राप्ति हो सकेगी, अच्छे सैनिकों की प्राप्ति हो सकेगी। ठीक है, और दूसरा क्या कहता है कि राज्य में साम्यवादी व्यवस्था होनी चाहिए। साम्यवादी व्यवस्था लाने का इसका उद्देश्य ये है कि दार्शनिक राजा जो है और जो सैनिक है, इसका परिवार के प्रति और धन के प्रति मोह खत्म करना, राज्य में साम्यवादी सिद्धांत लागू करने का ये उद्देश्य इसका था। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के संबंध में प्लेटो का एक स्टेटमेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। प्लेटो कहता है कि शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। तो ये स्टेटमेंट प्लेटो को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि शिक्षा के संबंध में क्या कहता है कि मानसिक व्याधि को दूर करने का एक मानसिक उपचार है। ठीक है, प्लेटो मानता है कि एक आदर्श राज्य, उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के आदर्श चरित्र एक अच्छे चरित्र पर ही स्थिर रह सकता है। और प्लेटो कहता है कि व्यक्तियों के आदर्श चरित्र, अच्छे चरित्र का जो निर्माण है वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इसीलिए प्लेटो जो है शिक्षा के संबंध में बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत विचारपूर्वक और बहुत अच्छी तरीके से अपने सिद्धांत प्रस्तुत करता है। ठीक है, प्लेटो जो है ये अपना शिक्षा सिद्धांत देने से पहले इसके समकालीन दो शिक्षा पद्धतियां पहले से प्रचलित थी, तो उन दोनों शिक्षा पद्धतियों को पहले ये अध्ययन करता है और उसके बाद अपनी शिक्षा पद्धति देता है। तो वो दो शिक्षा पद्धतियाँ कौन सी थी जो इसके समकालीन थी? पहली तो ये जहाँ का निवासी था एथेंस का, वहाँ की शिक्षा पद्धति थी। पहली शिक्षा पद्धति कौन थी जो प्लेटो के समकालीन प्रचलित थी? एथेंस की शिक्षा पद्धति। ठीक है, और दूसरी कौन थी? स्पार्टा की शिक्षा पद्धति, स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। तो पहले क्या करता है कि एथेंस की शिक्षा पद्धति और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति का ये अध्ययन करता है, उसके बाद ये अपनी शिक्षा पद्धति को प्रस्तुत करता है। तो प्लेटो ने क्या किया कि इन दोनों शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन किया और इसमें कमियां निकाली और इनको खारिज कर दिया, फिर उसने अपने शिक्षा पद्धति दिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों शिक्षा पद्धतियों को समझेंगे, फिर हम ये समझेंगे कि प्लेटो ने इन दोनों शिक्षा पद्धतियों में क्या कमी निकाला
और अपनी शिक्षा पद्धति पे क्या इम्प्रूवमेंट वो लेके आए। ठीक है, इस बात को हम समझेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके हम समझेंगे कि एथेंस की शिक्षा पद्धति क्या थी और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति क्या थी। अब हम समझते हैं कि एथेंस में जो शिक्षा पद्धति थी वो किस प्रकार थी। हमने पूरा एक मैप बना लिया है, इसके माध्यम से आपको हम समझाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए, एथेंस में जो शिक्षा पद्धति थी उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। शिक्षा जो थी वो परिवार का निजी मामला था। ठीक है, परिवार का क्या था, निजी मामला था, उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और एथेंस की जो शिक्षा पद्धति थी वो 3 स्तरों में बटी हुई थी। इसको याद करने का बिल्कुल आसान सा तरीका यही है कि जो वर्तमान समय में शिक्षा पद्धति चल रही है अपने यहाँ, यही शिक्षा पद्धति थी। बस बात ये थी कि वहाँ पर जो शिक्षा है वो परिवार का व्यक्तिगत मामला था, निजी मामला था, उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। बस डिफरेंस इतना है। आज की शिक्षा भी हमारी 3 स्तरों में बटी हुई है और वहाँ की शिक्षा भी 3 स्तरों में बटी हुई थी। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि 6 से 14 वर्ष जो होती है वो प्राथमिक शिक्षा होती है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा 14 से 18 वर्ष। 6 से 14 वर्ष देखिए, याद करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। जैसे कि 6 साल में अभी की शिक्षा पद्धति में क्या होता है कि बच्चे का 6 साल में नाम लिखा जाता है। 6 के बाद क्लास 8th तक वो 14 साल का हो जाता है, मतलब कि 8, 6, 14, क्लास 8th तक यहाँ हो गया। ठीक है, 8th के बाद 9, 10th, 11th और 12th, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा हो गया 4 साल की ये, और उसके बाद वो आगे जाता है ग्रेजुएशन में। तो बिल्कुल अभी जो शिक्षा पद्धति चल रही है बिल्कुल वैसे ही थी। ठीक है, तो आइए इसको हम और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने कहा कि एथेंस की जो शिक्षा पद्धति थी वो परिवार का निजी मामला था, उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। इसकी शिक्षा व्यवस्था जो है वो 3 स्तरों में बटी हुई थी। और इस शिक्षा पद्धति का जो पहला स्तर था वो था प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर की जो समयावधि थी वो 6 से 14 वर्ष तक की थी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक चलता था। जिस तरीके से अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक की जो शिक्षा है, मतलब कि 1 से लेकर कक्षा 8 तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क दी जाती है सरकार की तरफ से। तो वहाँ पर भी यही सिस्टम था, निःशुल्क थी। 6 से 14 वर्ष तक की जो शिक्षा थी वो निःशुल्क थी। और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से थे, अब इसको हम देख लेते हैं। इसमें देखो, भाषा को पढ़ना, उसको लिखना, प्राचीन कवियों के जो साहित्य होते थे उनका अध्ययन करना, संगीत और व्यायाम, इन विषयों को 6 से 14 वर्ष तक पढ़ाया जाता था। ठीक है, प्राथमिक स्तर में इन विषयों को पढ़ाया जाता था। तो कितनी बात आपको माइंड में रखनी है, प्राथमिक स्तर जो था इसकी समयावधि 6 से 14 वर्ष थी। ये शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी जैसे कि अभी है। सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो भाषा को पढ़ना और लिखना, प्राचीन कवियों के जो साहित्य होते थे उनको पढ़ना, उनका अध्ययन करना, और व्यायाम, संगीत, ये महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे। दूसरा जो स्तर था वो था माध्यमिक स्तर। इसकी जो समयावधि थी वो 14 से 18 वर्ष थी। इसमें फीस पड़ती थी। जैसे कि अभी की शिक्षा पद्धति में क्या है कि चाहे हम 9th में गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिखाएं, चाहे प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाएं, फीस तो पड़ती है। हालांकि गवर्नमेंट में कम पड़ती है लेकिन पड़ती है ना। तो उसी तरीके से इसमें भी फीस थोड़ा बहुत पे करना पड़ता था। ठीक है, और सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से थे उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल में हम आ जाते थे। अलंकार शास्त्र आपको पढ़ना था, भाषण कला और राजनीति शास्त्र, ये महत्वपूर्ण विषय थे माध्यमिक शिक्षा स्तर में। तो ये 3 पॉइंट हमने बना दिए हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। और एथेंस की जो शिक्षा पद्धति का तृतीय स्तर था वो सैन्य शिक्षा था। ठीक है, सैन्य शिक्षा का जो समयावधि था वो 18 से 20 वर्ष तक। ठीक है, मतलब कि 2 साल की ये शिक्षा होती थी। और ये अनिवार्य शिक्षा है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसको आपको ध्यान में रखना है, ये अनिवार्य शिक्षा है, सैन्य शिक्षा सभी को प्राप्त करना ये अनिवार्य है। क्यों है, इसमें एक बॉन्डिंग थी कि अगर आप ये शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे सैन्य शिक्षा, तो वहाँ की नागरिकता आपको नहीं दी जाएगी, वहाँ की जो सिटीजनशिप है वो नागरिकता आपको नहीं दी जाएगी। तो इसको प्राप्त करना अनिवार्य था। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं ताकि आपको ये बिल्कुल याद हो जाए, बिल्कुल रट जाए। देखो, प्लेटो के समकालीन 2 शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी। पहली शिक्षा पद्धति एथेंस की थी, दूसरी स्पार्टा की थी। तो एथेंस की शिक्षा पद्धति जो थी ये व्यक्ति का निजी मामला होता था, इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। ठीक है, इसकी शिक्षा व्यवस्था 3 स्तरों में बटी थी। पहला प्राथमिक स्तर, दूसरा माध्यमिक स्तर, तीसरा सैन्य शिक्षा। प्राथमिक स्तर 6 से 14 वर्ष तक का था, माध्यमिक स्तर 14 से 18 वर्ष तक, और सैन्य शिक्षा 18 से 20 वर्ष तक।
प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी, माध्यमिक शिक्षा में फीस देना पड़ता था और सैन्य शिक्षा भी निःशुल्क थी। ठीक है। सब्जेक्ट इसमें क्या थे? भाषा को पढ़ना एवं लिखना, प्राचीन कवियों के साहित्यों का अध्ययन करना, व्यायाम और संगीत प्राथमिक शिक्षा स्तर के मुख्य विषय थे। माध्यमिक शिक्षा स्तर में क्या होता था? अलंकार शास्त्र, भाषण कला, राजनीति शास्त्र, ये महत्वपूर्ण विषय होते थे और इनको पढ़ना होता था। और सैनिक शिक्षा में तो वह सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था और सैनिक तैयार किए जाते थे। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे एथेंस की शिक्षा पद्धति पूरी। अब प्लेटो इसमें कमी क्या निकालता है? प्लेटो सबसे बड़ी कमी तो यही निकालता है कि ये एथेंस की जो शिक्षा पद्धति है इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब जब राज्य का हस्तक्षेप नहीं है तो राज्य उसमें अपना ना तो पाठ्यक्रम डिसाइड करेगा, ना तो उसका कोई नियंत्रण है। तो इससे क्या होगा कि राज्य के अनुकूल जो शासक वर्ग है, जो सैनिक वर्ग है, उनका विकास नहीं हो पाएगा। हालांकि ये जो शिक्षा पद्धति है व्यक्ति के चारित्रिक, मानसिक और शारीरिक विकास तो करेगा, लेकिन राज्य के अनुकूल नहीं होगा वो, क्योंकि राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है, इसलिए वो राज्य के अनुकूल बिल्कुल नहीं होगा। तो प्लेटो यही कहता है कि यह शिक्षा पद्धति उपयुक्त नहीं है। अब इसके बाद हम स्पार्टा की शिक्षा पद्धति समझते हैं। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, बस इसको आप एक स्टोरी सुन लेंगे, आपको हमेशा ये याद रहेगा। स्टोरी के रूप में इसको हम समझेंगे। तो देखिए, स्पार्टा जो था ये विरोधी राज्यों से घिरा हुआ था। ठीक है। स्पार्टा जो था ये दुश्मन देशों, चारों तरफ इसके क्या थे? दुश्मन देश थे, उनसे घिरा हुआ था। तो इसके अंदर जो है भय हमेशा बना रहता था। तो इसने सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस किया, वो है सैन्य प्रशिक्षण। ठीक है। इसने सिर्फ किस पर फोकस किया? एक ही चीज़ पर, सैन्य प्रशिक्षण। और इसने इसके एजुकेशन सिस्टम में कुछ नहीं है, इसके एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ सैन्य प्रशिक्षण है। तो ये क्या करता था कि देखो, मेन चीज़ ये है, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था वो मेल और फीमेल दोनों को दिया जाता था, मतलब लड़कियां भी भाग ले सकती थी और लड़के भी। ठीक है। और इतनी कठोर शिक्षा व्यवस्था थी कि प्रत्येक परिवार में जब बच्चा 7 वर्ष का होता था, ठीक है, बच्चा जब 7 वर्ष का होता था तभी परिवार से बच्चे को ले लिया जाता था और 7 वर्ष की अवस्था में ही उसको सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया जाता था, क्योंकि स्पार्टा क्या था कि ये विरोधी राज्यों से, दुश्मन राज्यों से घिरा हुआ था। ठीक है। तो प्लेटो ने कहा कि भाई ठीक है, तुम 7 वर्ष से प्रशिक्षण तो दे रहे हो, सैन्य प्रशिक्षण, लेकिन इसमें कमी क्या निकालता है प्लेटो? कमी ये निकालता है कि कहता है कि तुम शारीरिक रूप से बच्चों को तो बहुत तगड़ा बनाए दे रहे हो, लेकिन इनका मानसिक बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा। और ये सही भी है भाई, 7 वर्ष की अवस्था में सिर्फ सैन्य प्रशिक्षण के लिए उनको ट्रेन किया जा रहा है, लेकिन मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। तो इसलिए प्लेटो कहता है कि इसमें मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए इसको भी ये क्या करता है? खारिज करता है। हालांकि स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी ये पूर्णतः राज्य के द्वारा नियंत्रित थी, इस पर राज्य का पूर्णतः कंट्रोल था। ठीक है। तो एक पॉइंट और आप लोग ध्यान में रखेंगे, दूसरा ये है कि राज्य के द्वारा ये पूर्णतः कंट्रोल्ड थी, पूर्णतः जो है नियंत्रित थी, पूर्णतः नियंत्रित थी। ठीक है। तो पहली बात आपको ये रखना है कि परिवार के जो बच्चे 7 वर्ष की अवस्था में आते थे तो उनको सैन्य प्रशिक्षण के लिए जबरदस्ती ले लिया जाता था। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखना है कि ये पूर्णतः राज्य के द्वारा नियंत्रित थी। बस इतनी ही कहानी है स्पार्टा की शिक्षा पद्धति की। एक पॉइंट, जब आंसर राइटिंग करते समय एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है, नोट्स बना रहे हैं तो उसमें लिख भी लेंगे कि इसमें कमी क्या थी। कमी यही थी कि इससे शारीरिक विकास तो हो रहा था, लेकिन मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पा रहा था। ठीक है। मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पा रहा था। अब प्लेटो ने क्या किया? देखो, यहाँ से आप जीवन का बहुत बड़ा लेसन सीख सकते हो। ठीक है। देखिए, जो जितने भी विचारक हैं बहुत बड़े विद्वान हैं और महान दार्शनिक भी हुए हैं, तो इनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। पढ़ाई का उद्देश्य यही है कि हम सिर्फ पेपर को पास करना ही नहीं है, हम अपने जीवन में सफल हो सके, अपने जीवन को एक सार्थक दिशा में लगा सके, ये भी उद्देश्य होता है शिक्षा का। इससे हम लाइफ का क्या लेसन सीख सकते हैं वो हम सोचते हैं। देखो, प्लेटो जो था दोनों शिक्षा पद्धतियों में जो कमियां थी उनको नहीं लिया,
दोनों शिक्षा पद्धति में जो खूबियाँ थी उनको ले लिया। यही चीज़ हमको भी करना है। हमारे आसपास जितने भी नेगेटिव एलिमेंट हैं उनको हमें नहीं लेना है, जो पॉजिटिव एलिमेंट है उनको हमें ले लेना है, जैसा कि प्लेटो ने किया। ठीक है, प्लेटो ने दोनों पद्धतियों में जो खूबियाँ थी उनको ले लिया। पहली शिक्षा पद्धति में क्या खूबी थी, एथेंस के शिक्षा पद्धति में क्या खूबी थी कि उसमें जो है व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या फिर बौद्धिक बोल लो, और मतलब कि ओवरऑल संपूर्ण उसमें विकास था, लेकिन वो राज्य के द्वारा नियंत्रित नहीं थी। तो वो दूसरे एलिमेंट को हटा दिया उसने और पहले एलिमेंट को ले लिया। ठीक है, अब इस शिक्षा पद्धति में क्या था कि इसमें सिर्फ शारीरिक विकास संभव था और ये राज्य के द्वारा नियंत्रित थी। तो इसमें से जो दूसरा पॉइंट है राज्य के द्वारा नियंत्रण, इसको उठा लिया और इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इन दोनों का मिक्सचर कर दिया और अपनी शिक्षा पद्धति प्रस्तुत कर दी। तो अब हम प्लेटो की शिक्षा पद्धति को समझते हैं। आई होप आप ये स्पार्टा की शिक्षा पद्धति और एथेंस की शिक्षा पद्धति समझ गए होंगे। तो प्लेटो की शिक्षा पद्धति पे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक शायरी हो जाए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और थोड़ा आप लोग चार्ज हो जाएं। कहना है कि महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो साहिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को हम लोग समझते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी कारणवश कल ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो अब हम समझते हैं कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था क्या थी, है ना। अभी तक हमने स्पार्टा और एथेंस की शिक्षा पद्धति समझी। अब इसके बाद हम प्लेटो की शिक्षा पद्धति क्या थी और उन दोनों में कमियां निकाल कर ये किस तरीके से अपनी शिक्षा व्यवस्था को प्रस्तुत करता है, इस बात को हम समझेंगे। तो देखिए, प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी ये 2 स्तरों में बटी हुई थी। पहला था प्राथमिक स्तर, दूसरा था उच्च स्तर। यहाँ पर हमने लिखा है, अभी इसको हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, प्लेटो ने दोनों शिक्षा पद्धतियों से जो सीखा था वो अपने शिक्षा पद्धति में उसने डाला है। पहला क्या सीखा था कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो राज्य के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, जैसा कि स्पार्टा की शिक्षा पद्धति थी। ठीक है, पूर्णतः राज्य के द्वारा क्या होनी चाहिए, नियंत्रित होनी चाहिए। प्लेटो कहता है कि जो शिक्षा है ये एक अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत का मतलब होता है नॉन स्टॉप, लगातार, है ना, जिसमें कोई रुकावट ना हो, लगातार चलती रहे। एक तरीके से प्लेटो ये कहना चाहता था कि जो शिक्षा है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसका कभी अंत नहीं होता। यदि आप इसके शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अपनी शिक्षा कंप्लीट करेंगे तो आप 50 वर्ष में कंप्लीट कर पाएंगे। अभी हम देखेंगे कि इसका जो शिक्षा व्यवस्था का सिस्टम है वो किस तरीके से है। पूरा जो कंप्लीट करने में 50 वर्ष आपको लग जाएंगे। देखिए, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था 2 स्तरों में बटी थी। पहला प्राथमिक स्तर, दूसरा उच्च स्तर। यहाँ पर हमने +2 क्यों लिखा है उसको अभी हम समझेंगे। सभी के लिए अनिवार्य, पहली बात यह है। उच्च शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, इसका मतलब है कि सभी को ये नहीं दी जाएगी। ये उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी जिन्होंने प्राथमिक स्तर की शिक्षा कंप्लीट कर ली है, क्योंकि ये ऐसा सिद्धांत बनाता है कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि अभी क्या होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। मान लीजिए आपको बीएड में प्रवेश लेना है तो अभी क्या होता है कि एक एंट्रेंस एग्जाम होता है यदि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो उसी तरीके से प्लेटो ने भी एक अपना सिद्धांत बनाया था, जो स्टूडेंट प्राथमिक स्तर की परीक्षा को पास कर लेंगे उन्हें स्टूडेंट को उच्च शिक्षा दी जाएगी, वो एलिजिबल होगा उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो प्राथमिक शिक्षा को समझते हैं तो ये सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है, सभी को अनिवार्य है। अगर ये शिक्षा कोई ग्रहण नहीं करता तो उसके हिसाब से उसको नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए उस देश की। तो ये सभी के लिए अनिवार्य बताता है। कहता है कि ये शिक्षा जो है ये शिक्षा 6 से 20 वर्षों तक चलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है, यह शिक्षा कहाँ से कब तक चलेगी, 6 से 20 वर्षों तक। यहाँ पर हमने लिखा है 6 से 18 + 2, तो इसको समझिए। देखिए, 6 से 18 वर्ष तक की जो विषय वस्तु होगी वो होगी व्यायाम और संगीत। ठीक है, प्रमुख विषय क्या होंगे इसके, व्यायाम और संगीत। प्राथमिक शिक्षा में 2 महत्वपूर्ण विषय होंगे, व्यायाम और संगीत, जो कि 6 वर्ष से 18 वर्ष तक पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद जो ये 2 वर्ष का टाइम बचेगा इसमें सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाने का काम किया जाएगा,
साहस भरने का काम किया जाएगा, दिमाग सहन शक्ति बढ़ाने के ऊपर काम किया जाएगा। इन 2 वर्षों में टोटल एक सैनिक के अंदर जो गुण होने चाहिए, वीरता के गुण, सहन शक्ति के गुण, साहस के गुण, वो सभी इसमें विकसित करने का प्रयास किया जाएगा इन 2 वर्षों में। तो इस तरीके से क्या होगी, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो 6 से 20 वर्षों तक चलेगी और इस तरीके से ये शिक्षा जो है पूर्ण हो जाएगी। इस शिक्षा का उद्देश्य क्या इसने बताया, इसने उद्देश्य ये बताया कि भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर एक बेहतर चरित्र का निर्माण करना है। कि आज के बहुत सारे लोग क्या हैं कि भावनाओं में बह जाते हैं, है ना, बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाना, भावनाओं में बह जाना। तो ये अपनी शिक्षा का उद्देश्य ये बताता है कि संवेगों और भावनाओं को नियंत्रित कर, उनको कंट्रोल कर एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब हम आते हैं उच्च शिक्षा पर। तो उच्च शिक्षा को इस तरीके से ये कहता है कि जब ये प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेंगे, 6 से 20 वर्ष की शिक्षा जब पूर्ण हो जाएगी तो एक प्रतियोगी परीक्षा होगी। क्या होगी, एक प्रतियोगी परीक्षा होगी। इस प्रतियोगी परीक्षा को जो पास कर लेगा वही उच्च शिक्षा के योग्य होगा। जो स्टूडेंट उच्च शिक्षा में एडमिशन लेंगे उनको 10 वर्ष की शिक्षा दी जाएगी। टोटल कितने वर्ष की शिक्षा दी जाएगी, 10 वर्ष की शिक्षा दी जाएगी। 20 से 30 वर्ष तक की शिक्षा दी जाएगी और इसमें जो पाठ्यक्रम होगा वो गणित होगा, ज्योतिष होगा, नीति शास्त्र होगा और दर्शन होगा। इसमें 4 प्रमुख विषय होंगे, गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष और दर्शन, ये 4 प्रमुख विषय होंगे। लेकिन प्लेटो ने जो है गणित को सबसे प्रथम स्थान पर रखा है, मतलब प्राथमिकता गणित को दी है। ठीक है, इसको इस बात से भी स्पष्ट किया जा सकता है कि प्लेटो की एक अकादमी थी, ये एक तरीके से समझ सकते हैं, एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम अकादमी था। ठीक है, उसका नाम ही अकादमी था। तो उसकी अकादमी जो थी उसका जो प्रमुख द्वार था, मतलब कि जो मेन गेट होता है, उस पर एक बैनर लगा था जिस पर लिखा था कि ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि गणित को प्लेटो कितना महत्व देता था, क्योंकि उसने अपने अकादमी के फ्रंट गेट पर ही लिखवाया था कि ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति इस अकादमी में प्रवेश ना करे। ठीक है, ऐसा लिखाया था। तो हम समझ सकते हैं कि गणित को उसने ज़्यादा मान्यता दी थी। और एक पॉइंट थोड़ा सा छूट गया है, पॉइंट ये है कि जो ये प्रतियोगी परीक्षा पास कर लेंगे उनको उच्च शिक्षा तो दी जाएगी, लेकिन जो इसमें फेल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जो इसमें फेल हो जाएंगे वो क्या करेंगे, तो वो सामान्य अधिकारी बनेंगे। ठीक है, जनरल काम करेंगे, समान अधिकारी बनेंगे और उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। ठीक है, उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। इस वर्ग से हमारा अभिप्राय ये है कि इसके अंतर्गत कृषक आएंगे, शिल्पी आएंगे, कि ये उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। कौन, जो प्रतियोगी परीक्षा में फेल हो जाएंगे। और उच्च शिक्षा 10 वर्ष की होगी, हमने आपको बता दिया। 4 प्रमुख विषय होंगे, गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष और दर्शन। अब ये कहता है कि ये जो शिक्षा पूर्ण कर लेंगे, ठीक है, ये शिक्षा उच्च स्तर की शिक्षा पूर्ण कर लेंगे, ये इसका यहाँ पर हमने फर्स्ट लिखा है, ये फर्स्ट स्टेज था। सेकेंड स्टेज को अब हम समझते हैं। सेकेंड स्टेज में ये कहता है कि 30 वर्ष की पूरी शिक्षा, मतलब कि उच्च शिक्षा पूर्ण करने के बाद फिर से एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसको पास करने वाले को एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, एक विशेष शिक्षा दी जाएगी और उसकी जो ड्यूरेशन होगी, उसका जो समयावधि होगी वो 5 वर्ष की होगी। ठीक है, अब ये शिक्षा जो है समाप्त नहीं हुई, 5 वर्ष का एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, जो उच्च शिक्षा को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 30 वर्ष की आयु से लेकर 35 वर्ष की आयु तक 5 वर्ष की एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसमें 4 प्रमुख विषय होंगे। इसमें कितने प्रमुख विषय होंगे, 4 प्रमुख विषय होंगे। पहला जो है वो होगा गणित, दूसरा होगा न्याय, तीसरा होगा तर्क और चौथा होगा दर्शन। ठीक, इस 5 वर्ष के प्रशिक्षण में इन चारों विषयों का बहुत गहरा अध्ययन करना होगा। अब आपकी आयु कितनी हो चुकी है, अब आपकी आयु हो चुकी है 35 वर्ष के आप हो गए हैं और उच्च शिक्षा के फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको यह याद ही हो जाए, बिल्कुल याद हो जाए। अब वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको एक तगड़ा वाला मोटिवेशन देंगे जो परमानेंट होगा।
मतलब कि बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो आप देखते होंगे और वो मोटिवेशन थोड़ी ही देर में छूमंतर हो जाता है, लेकिन आपको हम कंसेप्चुअल मोटिवेशन देंगे। बहुत एक फेमस साइंटिस्ट हैं न्यूटन, उनके थ्रू उनके नियम कुछ हैं, तो उनके नियम के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको एक बार हम समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखो, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था जो थी, तो प्लेटो ये कहता है कि पहली बात तो ये है कि भैया जो शिक्षा होनी चाहिए वो राज्य के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, और शिक्षा को ये एक अनवरत प्रक्रिया बताता है और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बताता है। अनवरत का मतलब नॉन स्टॉप है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षा व्यवस्था को ये दो स्तरों में बांट देता है, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। प्राथमिक स्तर को कहता है कि भैया ये जो स्तर है इसमें 6 से 20 वर्ष तक की शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, 20 वर्ष तक ये शिक्षा चलेगी। इसको हमने दो भागों में हमने तोड़ दिया है, 18+2, मतलब कि 6 से 18 वर्ष तक के जो विद्यार्थी होंगे उनको दो प्रमुख विषय पढ़ाए जाएंगे, व्यायाम और संगीत। व्यायाम और संगीत शब्द का जो प्रयोग करता है बहुत व्यापक अर्थों में करता है। व्यापक अर्थ का मतलब कि बहुत सारे मतलब के थ्रू ये समझाता है। इसको कहता है कि व्यायाम जो है सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत करना स्टूडेंट को नहीं है, ये उसके अंदर साहस भरने का काम करेगा, उसके अंदर सहन शक्ति भरने का भी काम करेगा। और संगीत का भी व्यापक अर्थों में प्रयोग करते हुए कहता है कि संगीत में सिर्फ संगीत ही नहीं, इसमें नृत्य भी आएगा, नृत्य मतलब डांस आएगा, और इसमें कविता पाठ भी आएगा। तो ठीक है, इस तरीके से व्यापक अर्थों में प्रयोग कर देता है। और 2 वर्ष आपको सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा, मतलब पूरी आर्मी वाली ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद प्रतियोगी परीक्षा होगी। यदि इसमें पास हो जाते हैं तो आप उच्च शिक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और यदि फेल हो जाते हैं तो आप एक समान अधिकारी बन सकते हैं। समान अधिकारी बन सकते हैं। यदि आप उसके भी काबिल नहीं है तो आप उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। उत्पादक वर्ग से हमारा अभिप्राय यह है कि उसमें जो कृषि का काम करेंगे, जो शिल्पी का काम करेंगे और जो व्यापार का काम करेंगे, वो सब क्या आएंगे, उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आएंगे। अब ये शिक्षा, उच्च शिक्षा जो कंप्लीट कर लेगा, उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष, दर्शन पढ़ेंगे हम लोग। कब तक पढ़ेंगे? 10 सालों तक पढ़ेंगे। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक इसको हम पढ़ेंगे। इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर से एक प्रतियोगी परीक्षा होगी 30 वर्ष की उम्र में। यदि यह प्रतियोगी परीक्षा आप पास कर लेते हैं तो 30 से 35 वर्ष तक, मतलब कि 5 वर्षों तक आपको एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विशेष प्रशिक्षण में आपको गणित, न्याय, तर्क और दर्शन, ये 4 विषय पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो इन 5 वर्षों में आपको ये 4 विषय पढ़ाए जाएंगे। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है आपने 35 वर्ष की शिक्षा पूरी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। 35 वर्ष की शिक्षा पूरी जो है कंप्लीट कर ली है। लेकिन प्लेटो अब कहता है कि आपने जो है थ्योरेटिकल तो पूरा पढ़ लिया है, लेकिन अभी आपको सांसारिक जीवन का अनुभव नहीं है। भाई साहब, आपने 35 वर्ष की शिक्षा तो कंप्लीट कर ली है, पूरी अच्छी तरीके से जो थ्योरी है वो पढ़ ली है, लेकिन अभी आपको सांसारिक जीवन का अनुभव नहीं है, ठीक है। अब ये सांसारिक जीवन का अनुभव आपको कैसे प्राप्त होगा? कहता है कि सांसारिक जीवन का अनुभव आपको तभी प्राप्त होगा जब आप सांसारिक जीवन को जिएंगे, है ना। तो कहता है कि आपने अपनी थ्योरेटिकल वाली शिक्षा को पूरा कंप्लीट कर लिया, सैद्धांतिक शिक्षा को पूरा कंप्लीट कर लिए हो, अब जाओ अनुभव बटोर के लाओ, है ना। अनुभव बटोरने के लिए आप सांसारिक जीवन में उतरो, सांसारिक जीवन को जियो और ये समझो कि वहाँ पर परेशानियाँ क्या हैं। उन परेशानियों को अनुभव करो और उनको दूर करने के उपाय ढूंढो, तभी जो है आप परफेक्ट रूप से वेल एजुकेटेड हो पाओगे। तो इसके लिए भी एक ये समयावधि निर्धारित करता है। कहता है कि 35 वर्ष की शिक्षा के बाद, 35 वर्ष की शिक्षा के बाद आपको 15 वर्ष सांसारिक जीवन जीना होगा और उसमें क्या कठिनाई है उनको समझना होगा। जब आप ये 15 वर्ष का सांसारिक जीवन जी लेंगे तब जो है आप पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाएंगे, आप पूर्ण रूप से एक दार्शनिक माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? एक दार्शनिक माने जाएंगे। तो कहता है कि जब कोई व्यक्ति ये 35 वर्ष की शिक्षा और ये पूर्ण 15 वर्ष की जो विशेष शिक्षा ये बताता है, इसको पूरा करके ये 50 वर्ष की सभी परीक्षाओं में, 50 वर्ष तक की सभी परीक्षाओं में खरा उतरने वाला, कौन? सभी परीक्षाओं में
जो परफेक्ट उतरेगा, खरा उतरेगा, वही जो है एक दार्शनिक राजा बन सकता है। क्या बन सकता है? एक दार्शनिक राजा या फिर शासक बोल लो, बन सकता है। दार्शनिक राजा या फिर शासक। तो ये था भैया प्लेटो का शिक्षा व्यवस्था। आई होप आप समझ गए होंगे। 35 वर्ष की पहले शिक्षा कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको 15 वर्ष सांसारिक जीवन जीना है। इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, इन सभी को अनुभव करना है, कैसे दूर करना है उसके बारे में भी विचार करना है। 50 वर्ष तक सभी परीक्षाओं में यदि आप खरे उतरते हो तो आप एक शासक बन सकते हो, एक दार्शनिक राजा बन सकते हो। अब हम देखेंगे कि प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें कमियाँ क्या हैं, इसकी विशेषताएँ क्या हैं। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था पढ़ लेने के बाद अब हम समझते हैं कि इसकी शिक्षा व्यवस्था में विशेषताएं क्या थी। फिर उसके बाद देखेंगे आलोचनाएं क्या हैं, कमियां क्या हैं, उनको हम जानेंगे। तो विशेषता में जो सबसे पहली विशेषता आती है कि राज्य के द्वारा नियंत्रित। राज्य के द्वारा देखो शिक्षा नियंत्रित होगी तो एक अच्छे शासक वर्ग का निर्माण हो पाएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है कौन डिसाइड कर रहा है? राज्य डिसाइड कर रहा है। और दूसरा रीज़न ये है कि सभी को जो है शिक्षा का समान अधिकार मिल पाएगा। नहीं तो जब राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होगा, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो क्या करेंगे? सब लोग अपनी अपनी तरीके से जिसको जो पढ़ना है पढ़ लेंगे। भाई राज्य कुछ उसमें कर ही नहीं रहा, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है, तो सब अपने अपने मन की करेंगे, तो एक अव्यवस्था फैल जाएगी। दूसरा जो इसकी शिक्षा की विशेषता थी कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास। जैसा कि 2 शिक्षा पद्धतियाँ पहले इसके प्रचलित थी। स्पार्टक की शिक्षा पद्धति, तो स्पार्टक की शिक्षा पद्धति में तो शारीरिक विकास पर ज़्यादा बल दिया जाता था, और एथेंस की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें एक अच्छे राजा का निर्माण नहीं हो पा रहा था, क्योंकि राज्य के द्वारा वो नियंत्रित नहीं थी। तो ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि व्यक्ति का जो संपूर्ण विकास इसकी शिक्षा के द्वारा हो पाएगा। संपूर्ण विकास का हमारा अभिप्राय यह है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अब बौद्धिक रूप से, तीनों तरीके से व्यक्ति का संपूर्ण चारित्रिक विकास हो पाएगा। तीसरी जो इसकी शिक्षा व्यवस्था की विशेषता थी वो थी कि शिक्षा 2 स्तरों में बांटना, है ना। ये इसने क्या किया था कि शिक्षा 2 स्तरों में बांटा था। शिक्षा के 2 फेज इसने कर दिए, 2 स्तरों में बांट दिया। और इस तरीके से बांटा है कि कहता है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, अगर इसको जो पूर्ण कर लेगा वो अधिकारी भी बन सकता है, लेकिन निम्न स्तर का बनेगा, लेकिन बन सकता है, और उत्पादक वर्ग का निर्माण करेगा। मतलब कि यदि किसी को बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करने की जिज्ञासा नहीं है मन उसका कि हम उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, नहीं करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो वो क्या करेंगे? प्रारंभिक शिक्षा जो पूर्ण करके एक साधारण अधिकारी बन सकता है और एक उत्पादक वर्ग का निर्माण भी कर सकता है ना। तो इसने 2 स्तरों में बांट दिया, जिसका मन हो वो आगे की शिक्षा करे, जिसका मन हो वो न करे। चौथी बात जो है इसकी, चौथी विशेषता जो है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा का बराबर अधिकार इसने दिया। प्लेटो के समकालीन जो एथेंस में शिक्षा पद्धति चल रही थी उसमें सिर्फ पुरुषों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, उसमें महिलाओं को या फिर स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो प्लेटो ने सबसे बड़ी चीज़ यही की है कि महिलाओं और पुरुषों दोनों को बराबर अधिकार दिया शिक्षा ग्रहण करने का, है ना। कहा कि शिक्षा भाई दोनों का बराबर अधिकार होना चाहिए शिक्षा पर। इसकी शिक्षा व्यवस्था की जो 5वीं विशेषता है वो शिक्षा को एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बताता है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 वर्ष की एजुकेशन कंप्लीट कर ली, अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आप उसी में तक सीमित रह जाएं, ऐसा नहीं है। ये कहता है कि शिक्षा जो होनी चाहिए कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। इंसान को ज़िंदगी भर सीखते रहना चाहिए और यही उचित है। हमें अपने जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, है ना, तभी हम एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी शिक्षा व्यवस्था में कमियां क्या क्या थी, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहली जो कमी थी कि दार्शनिक शासक और संरक्षक वर्ग की शिक्षा पर पूरा ध्यान इसने केंद्रित कर दिया, जबकि उत्पादक वर्ग की शिक्षा पर इसने कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई। उत्पादक वर्ग कौन है? वही हैं कृषक, मजदूर और शिल्पी, जो शिल्प कला में माहिर होते हैं। उनके लिए कोई टेक्निकल शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं करता। ये पूरा ध्यान जो अपना केंद्रित करता है वो सिर्फ दार्शनिक राजा के पीछे पड़ा हुआ है और संरक्षक वर्ग की शिक्षा के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि कुटीर उद्योग पर इसका कोई ध्यान नहीं है। व्यापारिक
मामलों पर कोई ध्यान नहीं है, शिल्प कला को विकसित करने का कोई रुझान नहीं है, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज की तरफ, मतलब कि जो अपना बिजनेस कर सके, कुछ कुटीर उद्योग बना सके, छोटे छोटे उद्योग खोल सके, उनकी शिक्षा पर इसने कोई भी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ ये दार्शनिक राजा चाहता था और संरक्षक वर्ग चाहता था, बस पूरा का पूरा ध्यान इसी पे केंद्रित कर दिया। दूसरी कमी पे आते हैं तो इसने साहित्य की अपेक्षा की गणित और दर्शन जैसे विषयों पर इसने पूरा ध्यान लगा दिया, साहित्य पर कोई ध्यान नहीं दिया और साहित्य की अपेक्षा की। ठीक है। तीसरी जो इसकी कमी थी, सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम। ये कहता है कि 35 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो सैद्धांतिक रूप से चलती रहेगी, मतलब कि 35 वर्ष की शिक्षा तक आप क्या बने रहेंगे, एक विद्यार्थी बने रहेंगे, एक आदर्श स्टूडेंट बने रहेंगे, जिस पर आपके टीचर का संपूर्ण कंट्रोल होगा, एक अनुशासन में रहेंगे। जब डिसिप्लिन और अनुशासन में रहेंगे, एक छोटे बच्चे की तरह एक स्टूडेंट बन के रहेंगे, तब आप स्वतंत्र चिंतन नहीं कर पाएंगे, मतलब आप मैच्योर नहीं हो पाएंगे, है ना। तो एक ये कमी निकल कर आती है, 35 वर्ष तक ये स्टूडेंट ही बना के रखता है। ठीक है। तो 35 वर्ष तक सैद्धांतिक, और आपको लाइफ जीने का, जीवन का अनुभव बटोरने का टाइम कितना देता है, सिर्फ ये 15 वर्ष देता है। तो सिंपल सा कंपैरिजन है, 35 और 15 का कंपैरिजन कर लीजिए। सैद्धांतिक ये 35 साल पढ़ा रहा है और आपको जीवन का अनुभव बटोरने के लिए सिर्फ 15 वर्ष का समय दे रहा है। तो ये तीसरी कमी थी। फोर्थ नंबर पर जो इसकी आलोचना की जाती है इसकी शिक्षा व्यवस्था की, या फिर कमी कह लो, लंबा और खर्चीला। इसकी शिक्षा व्यवस्था का जो समयावधि है वो बहुत ही लंबा है और बहुत ही खर्चीला है। तो ये चौथी कमी निकल के आती है। तो इस तरीके से प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है, पूरा समाप्त हो जाता है। हमने शिक्षा सिद्धांत से पहले स्पार्टा और एथेंस की शिक्षा पद्धतियाँ भी पढ़ ली हैं, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था भी पढ़ ली है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। आई होप आप ये सारी चीज़ समझ गए होंगे। हमने आप लोगों से वादा किया था वीडियो के बीच में कि हम आपको एक मोटिवेशन देंगे जो कि परमानेंट होगा, कंसेप्ट के थ्रू आपको हम समझाएंगे। तो चलिए उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, अगर आप ये बात समझ गए ना, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काम की बात है, इसको आप लोग ज़रूर समझें। ठीक है। आपने न्यूटन का नाम तो ज़रूर सुना होगा, हाई स्कूल में साइंस ज़रूर पढ़ी होगी। हाई स्कूल के बाद कुछ लोग आर्ट साइड से हो जाते हैं, और अगर आपने इंटर तक साइंस से पढ़ी है तो न्यूटन से बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। और हाई स्कूल में आपने साइंस पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए थे। उनमें से पहला नियम जो था उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता था। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाए, एक नंबर यहीं से तैयार हो जाए। तो न्यूटन के पहले नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। अब जड़त्व का नियम पहले समझ लेते हैं, फिर आपको मोटिवेशन कैसे, इससे मोटिवेशन निकालना है, साइंस से कैसे मोटिवेशन निकालना है, न्यूटन के नियम से कैसे मोटिवेशन निकालना है, हम आपको बताते हैं। अब न्यूटन का पहला नियम जो है जड़त्व का नियम है। ये नियम कहता क्या है, ये नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो अब इसमें मोटिवेशन क्या है, और पहली बात तो ये नियम सार्वभौमिक है, पूरे ब्रह्मांड के लिए सत्य है, और हम भी क्या हैं, ब्रह्मांड का ही एक अंश है ना। ब्रह्मांड में क्या है, बहुत सारी गैलेक्सी हैं, उनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे। मिल्की वे में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, बहुत सारे सौर मंडल हैं, जिनमें से एक हमारा सोलर सिस्टम है, एक हमारा सौर मंडल है। उसमें 8 ग्रह हैं, सूर्य हैं, और 8 ग्रह में एक ग्रह पृथ्वी है, जिस पर हम एक भारत देश में एक राज्य है उत्तर प्रदेश, या फिर कोई भी राज्य हो जिसमें आप रहते हो, उनमें एक छोटा सा शहर है, छोटा सा शहर में एक हमारा छोटा सा घर है जिसमें हम रहते हैं। ओवरऑल हम पूरे ब्रह्मांड का ही एक अंश हैं, और इसका नियम पूरे ब्रह्मांड के लिए सत्य है, तो वो डेफिनेटली हमारे लिए भी लागू होगा। तो मोटिवेशन ये है कि आप जैसे हो वैसे ही रहने वाले हो, यदि तुम अपने ऊपर काम नहीं करोगे।
यदि तुम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो तो तुम वैसे ही रहने वाले हो यदि तुम अपने शरीर के ऊपर काम नहीं करोगे। यदि तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो तो वैसे ही रहने वाले हो जब तक तुम अपने पढ़ाई के ऊपर काम नहीं करोगे। तुम मैथ में कमज़ोर हो तो वैसे ही रहने वाले हो, वैसे कमज़ोर ही रहोगे। यदि तुम मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, फार्मूलाज याद नहीं करोगे, ठीक है, तुम वैसे ही रहोगे। क्योंकि न्यूटन का नियम क्या है कि तुम वैसे ही रहोगे यदि तुम अपने ऊपर काम नहीं करोगे, कोई बाहरी बल नहीं लगाओगे, ठीक है। क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, हम यूनिवर्स के ही एक पार्ट हैं और इसका नियम सार्वभौमिक है। हम ब्रह्मांड के एक अंश हैं, तो इसका नियम मेरे ऊपर भी लागू होगा, तुम्हारे ऊपर भी लागू होगा, सबके ऊपर लागू होगा। तो मेरे दोस्त, यदि तुमको आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, डेवलप करनी है, तो तुम्हें अपने ऊपर काम करना होगा। तुम जैसे हो उस स्थिति से यदि तुम्हें बेहतर बनना है तो तुम्हें अपने ऊपर काम करना होगा। बिना काम किए तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। ये सिंपल सा नियम है न्यूटन का। इसको जितनी जल्दी आप समझ लोगे उतनी जल्दी आप प्रोग्रेस करोगे। तो ये होप आप ये समझ गए होंगे। करना क्या है, आपको अपने ऊपर काम करना है। जिस चीज़ में आप कमज़ोर हो उसके ऊपर काम करना है, उसको दिन प्रतिदिन बढ़ाना है, बेहतर बनाना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये न्यूटन का सिंपल सा नियम समझाने में मैं सफल रहा हूँगा। तो आज से जो भी कमियां आपके अंदर हैं, जो भी खामियां हैं, उनके ऊपर आप काम करेंगे और लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। जिस भी स्टेज पर हैं उससे ऊपर जाएंगे और बेहतर तरीके से आप सफलता को अचीव करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद।